हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। और आज फिर हम कुछ 20 क्वेश्चन सीरीज लेकर आपके सामने हैं। और आपको पता है कि 20 क्वेश्चन सीरीज लगातार चलती जा रही है और ये हर वीक में हमारा एक लेक्चर आता है जिसमें हर लेसन के 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनको डिस्कस किया जाता है। और साथ में कोशिश ये भी की जाती है कि आपका उन क्वेश्चन साथ उस लेसन रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के 20 क्वेश्चंस। और टॉपिक आप जान लें, जो आज का टॉपिक है दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का अच्छा लेसन है और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन जो हाई वैल्यू रखते हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनका कोई कॉन्सेप्ट है उनको हमने सेलेक्ट किया है। और अब वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, उसके आगे पीछे जो भी और कॉन्सेप्ट बनता है वो भी आपको बताते जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इन क्वेश्चन देखते रहें, अपनी जो एक सब्जेक्ट का विज़न है और टॉपिक का स्पेक्ट्रम उसे डेवलप करते रहें। और हम बार बार बोलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आप भी भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, उनको भी एंटरटेन करेंगे और किसी लेक्चर में उनको इंक्लूड करेंगे और विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको समझाएंगे। चलिए, तो अब हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं, उन्हें लेबलिंग करना होता है या उसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फाइंड आउट करेक्ट लेबलिंग फॉर एरो फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें दो एरो लगे हुए हैं, डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम देख के आप लग रहा है ये मसल्स प्रोटीन डायग्राम, मसल्स प्रोटीन डायग्राम है। और हम जानते हैं मसल्स में एक्टिन प्रोटीन होती है, मायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है और मायोग्लोबिन होती है। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सी प्रोटीन है। तो ये बात कर रहा है ए की। किसकी बात कर रहा है? ये ए की बात कर रहा है। और ए को हम बात करें, ये बी मान लें, तो दिस प्रोटीन इज ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन, दैट इज ट्रोपोनिन। तो ए लेवल कौन से ट्रोपोनिन के लिए है? और ट्रोपोनिन रेगुलर प्रोटीन नहीं है, ये कंडीशन नहीं होती, गैप में होती है। एंड दैट रिमेन्स अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन जो है वो अटैच ट्रोपोमायोसिन साथ होती है और ये उस साइट को ढक लेती है, मास्क कर लेती है जहाँ पर मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड होने वाला है। तो हमने यहाँ क्या निकल के आया कि ट्रोपोनिन है। अब जब बी की बात कर रहा है, ये बी ट्रोपोमायोसिन है, तो दैट इज ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और ये रेगुलर प्रोटीन है। तो ट्रोपोमायोसिन कंटिन्यूस प्रोटीन है, कोई ब्रेकेज नहीं होता, गैप नहीं होता। लेकिन ट्रोपोनिन रेगुलर नहीं है, इट इज प्रेजेंट आफ्टर एन इंटरवल, रिमेन्स अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। और इसका गड़बड़ क्या करती है? जब तक ये यहाँ पर अटैच रहेगी तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मायोसिन का हेड जहाँ पर बाइंड होना है उसने वो मास्क कर रखा, ढक रखा है इसने उसको। जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और ये आपने देखा ना, ग्लोबुल दिखाई पड़ रही है ये वाला, ये दिस वन इज एक्टिन प्रोटीन, एफ एक्टिन बोलते हैं, फाइब्रस एक्टिन बोलते हैं। और जो इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट को बोलते हैं हम ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक यूनिट जी एक्टिन है और पूरा फाइबर एफ एक्टिन है। तो तीन प्रोटीन एक साथ होती हैं, हमने नाम क्या दिया? एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। पर जो क्वेश्चन लेवल पूछा गया है वो दो प्रोटीन लिए पूछा गया है, एक ट्रोपोनिन के लिए, एक ट्रोपोमायोसिन के लिए। अब देखिए ए और बी कहाँ है? तो ट्रोपोनिन ये रहा और ट्रोपोमायोसिन ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ सी। तो बाकी भी आप जान लें, अगर वो यहाँ करता इसको थर्ड कर देता तो यहाँ हम लिखते हैं एफ एक्टिन या एक्टिन। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको ये पता चल गया कि तीन मसल्स एक साथ, मसल प्रोटीन एक साथ होती हैं और ट्रोपोमायोसिन अलग रहती है, दैट बाइंड टू द एक्टिन एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर मसल टिश्यू ओरिजिनेट। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ऑन द बेसिस जर्म लेयर्स, जर्म लेयर के बेस पर दो तरह के एनिमल हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर दो ही जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो वो डिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें पोरिफर्स आते हैं,
इसमें निडेरियंस आते हैं, इसमें टीनोफोर्स आते हैं। तो 3 फाइलम शुरू के डिप्लोब्लास्टिक हैं। एंड आफ्टर दैट ऑल फाइलम्स ऑफ ऑल एनिमल फाइलम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर बनते हैं और उनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो जिसमें 3 जर्म लेयर बनेंगे डेवलपमेंट में, और एंडोडर्म, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर। क्यों बोलते हैं? कि सभी ऑर्गन का फर्दर ओरिजिन इन 3 जर्म लेयर से होता है। तो सबके अपना अपना फेट है। मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ। हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा एक्टोडर्म से, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल्स बनेगी मीजोडर्म से, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मसल्स किससे बनेंगी? तो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, दे ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। हालांकि इसके कुछ थोड़े से एक्सेप्शन हैं, पर हमारी लिमिटेशन है कि हम नीट के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पर हमें बहुत दूर नहीं जाना है। वी हैव रिमेन क्लोज टू द एनसीईआरटी, क्योंकि आंसर जो हमारा निकल के आना है एग्जाम में आना वो एनसीईआरटी से आना है। और तो इसका मतलब उसके बेस पर यहाँ पर आंसर में मेजोडर्म है। तो हमें क्लियर हो गया कि मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम मेजोडर्म, और लिखा हुआ एनसीईआरटी में ओरिजिनेट फ्रॉम मेजोडर्म, एंड मसल्स फॉर्म 40 to 50% मास ऑफ आवर बॉडी। लगभग आधे के आसपास हमारा जो बॉडी मास है वो मसल्स की फॉर्म में होता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज मेजोडर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मसल्स फाइबर है, मसल्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी हैं? उसकी कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते क्या हैं। पहला दिया इसने एक्साइटेबिलिटी, यस मसल की प्रॉपर्टी है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यस ये भी मसल की प्रॉपर्टी है। थर्ड इलास्टिसिटी, ये भी है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी एक मसल्स में होती हैं, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ABC। पर बाय चांस अगर हम यहाँ नन ऑफ दीज कर दे और हमें फिर एक सेट करना पड़ जाए, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन तीनों में से वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। इसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन आया कॉन्ट्रैक्टिलिटी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तीनों, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो ये वैसे फिलहाल तो यहाँ आंसर ऑल ऑफ दीज है, तीनों प्रॉपर्टी हैं। पर मैं उस केस में कह रहा हूँ, कई बार वो बेस्ट वन कहता है कि बेस्ट वन सेलेक्ट करना है आपको, तो फिर यहाँ पर तीनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बी ऑप्शन पर, दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और विच इज और आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं, है ना, कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट की वॉल बनाती हैं, उनमें क्या होता है, क्या क्या इनमें होता है? तो कार्डियक मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क, मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क, बिल्कुल होती है। और दिस डिस्क इज हेल्पफुल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ इम्पल्स। जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, जो एक्शन पोटेंशियल है, उसका यूनिफॉर्म सर्कुलेशन होगा, जिससे पूरे हार्ट की वॉल एक यूनिट की फॉर्म में काम करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है। और हम जानते हैं कि जो हार्ट मसल्स हैं वो स्ट्रक्चर में स्ट्राइप्ड हैं, स्ट्रक्चर में स्ट्राइप्ड हैं। हम ये बोलते हैं जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर स्ट्राइप्ड इन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्राइप्ड इन फंक्शन, क्योंकि इनवॉलंटरी फंक्शन है। तो यानी जो स्ट्राइप्ड मसल होने की वजह से उनमें ए बैंड भी होगा और आई बैंड भी होगा, और आंसर यहाँ पर भी हुआ ऑल ऑफ दीज ABC। पर अगर वो कहे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल कार्डियक मसल्स में होती है, तो फिर हमारा जवाब होता इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है। चलिए, तो इसका आंसर ABC है। तो हमें तीनों हैं, और हमने जान लिया कि कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चर में स्ट्राइप्ड हैं। ए और आई बैंड गिव द स्ट्रिप अपीयरेंस, इसलिए स्ट्राइप्ड मसल्स हो गई। लेकिन फंक्शन उनका इनवॉलंटरी है, इसलिए फंक्शन में वो अनस्ट्राइप्ड मसल की तरह काम करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्कैपुला लाइज बिटवीन, देखिए स्कैपुला ये हमारी शोल्डर बोन है, ब्रॉड बोन है और ट्रायंगुलर होती है, और ये जो स्कैपुला है ये हमारी रिब्स जो होती है, रिब्स उनके बीच में प्रेजेंट है।
अब क्वेश्चन बनता कौन सी रिब्स के बीच में बैठता है इसकी लोकेशन, तो इसकी जो लोकेशन है सेकंड टू सेवंथ रिब के बीच में आती है, तो स्कोपुला लाइज बिटवीन सेकंड टू सेवंथ रिब्स। अब देखते हो इसमें थर्ड फोर्थ और ये रहा सी आंसर जो है ये बिल्कुल फिट है। जो इस लोकेशन दे रहा है स्कोपुला की वो सेकंड टू सेवंथ रिब्स के बीच में, जहाँ से आप सेवंथ रिब स्टार्ट होती है और सेवंथ का एंड होता है उसके पूरे बीच में स्कोपुला प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कभी न कभी आता है और बिल्कुल क्लोज दे रखी है थर्ड वर्ड ये करके, लेकिन आपको याद रखना है सेकंड और सेवंथ के बीच में ये प्रेजेंट होती है। चलिए स्कैपुला, शोल्डर बोन, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल की मेन बोन, पेक्टोरल गर्डल की मेन बोन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच मसल प्रोटीन ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम। मैंने पहले कहा है कि मसल में टोटल 5 प्रोटीन हैं, नाम भी आप जान ले, लिखा हुआ है। पहला हमने बोला ट्रोपोनिन, अभी पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है मसल की, ठीक है। और थर्ड है एक्टिन, फोर्थ है मायोसिन, और बच्चों इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और फिफ्थ है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की छोटी बहन, ठीक है। मायोग्लोबिन इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोटीन, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन स्टोर करती है, और जितनी मायोग्लोबिन मसल्स में होगी उतनी मसल रेड अपीयरेंस देगी। तो रेड मसल्स हैज मोर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड ड्यू टू प्रेजेंस मायोग्लोबिन इट गिव्स रेड अपीयरेंस। तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करती है, और याद रखिए एक मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन को बाइंड करती है, जबकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन बाइंड करती है। और डिफरेंस क्या हो गया कि मायोग्लोबिन स्टोरेज करती है ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी, ये तो मैंने 5 मसल प्रोटीन बता दिया आपको, अब इसमें पूछ रहा है कौन सी मसल प्रोटीन एक एंजाइम फॉर्म में काम करती है। तो याद रखिए मायोसिन, मायोसिन या मीरोमायोसिन का जो हेड है दैट एक्ट एज एंजाइम, वो एंजाइम फॉर्म में काम करता है, क्योंकि दैट परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी। अब क्वेश्चन बना वो एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम किस फॉर्म में काम करता है, दैट इज एटीपेज। तो हेड ऑफ मायोसिन एक्ट एज एटीपेज एंजाइम, क्योंकि ये एटीपी का फोस्फेट बॉन्ड को कैटलाइज करता है और फिर उससे एटीपी बदल जाएगी एडीपी में, और जो रिलीज हो गया एनर्जी दैट विल यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें क्लियर हो गया कि मायोसिन का हेड एक्ट एज एटीपेज एंजाइम and it is helpful to release energy during muscle contraction from ATP। तो एक क्वेश्चन साथ आपको 2-4 फैक्ट और पता चल गए। और अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर, विच केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मसल फैटीग। यानी वो केमिकल कौन सा है, आप खुद देखते हो जब आप शुरू में काम करते हो तो बड़े जोश खरोश में होते हो, फटाफट करते हो, और थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद क्या थकन सी हो गई, थक गए। तो थकाने वाला केमिकल आपकी मसल से बनता है और नाम है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटिगनेस, जिसकी वजह से हम काम कर थक जाते हैं, तो वो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। और ये भी याद रखिए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें पता है कि मसल्स एरोबिक और एन एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन करती है, तो और लगभग 50-50 वो करती रहती है, आधा एरोबिक आधा एनारोबिक। जब ज़्यादा काम करोगे रेस्पिरेशन एनारोबिक ज़्यादा होगा और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा और हम जल्दी थक जाएंगे। तो लैक्टिक एसिड कोज शॉर्टनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट हो चला जाएगा दैट रिजल्ट टू टायर्डनेस, फैटिगनेस। अब जो लैक्टिक एसिड बना काम करते टाइम यही 2 काम करता है, यही हमें थकाता है और यही सुलाता है। जितना लैक्टिक एसिड बनता है उतनी अच्छी नींद आती है,
और जब आप रेस्ट करते हो, आप सोते हो, ये लैक्टिक एसिड, थोड़ा ऊपर जाके बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वैसे इसका कोई डायरेक्ट आप हमारे एग्जाम में नहीं आएगा नीट में। तो ये लैक्टिक एसिड थ्रू ब्लड रीच इन लीवर एंड इन लीवर थ्रू कोरी साइकिल इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड देन ग्लूकोज। तो जो आप मेहनत कर लैक्टिक बनाते हो वही आराम टाइम पर सोते टाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर जब आप आराम करते हो तो जो थकारा है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो मेहनत करने के साथ लैक्टिक बनेगा, आपको अच्छा नींद आएगी, थकन तो जरूर होगी, लेकिन आराम करते टाइम आपको इससे एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि ये फाइनली कन्वर्ट लीवर में हो जाता है ग्लूकोज में। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और ये डायग्राम जो है दैट इज गिवन ऑफ मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो थिक फिलामेंट बनाती है मसल में, मायोसिन इसमें लेबल दिया हुआ है। देखिए, ये इसमें लेबल दिया हुआ है, ये वाला, ये जो ए है, एक्चुअली जो हेड ऑफ मायोसिन है इसमें 2 एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। इट हैज़ 2 एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो यही हैं। तो ये हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ए तो हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये डायग्राम आप देखेंगे एनसाइड में, जो मैं लिख रहा हूँ वही लेबलिंग मिलेगा। तो ये तो हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये जो 2 हैं, ये जो 2 बने हुए गोले, ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां पर एटीपी बाइंड करेगी, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक मायोग्लोबिन के साथ 2 एटीपी एक साथ बाइंड होती हैं, चूंकि इसमें 2 एटीपी बाइंडिंग साइट हैं, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट। अब जो सी है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये सी इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, इन दोनों से अलग है। इट इज हेड ऑफ मायोसिन, ये मायोसिन का हेड हो गया। और जो डी बना है इसे बोलते हैं क्रॉस आर्म, दैट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। तो जो इजेक्टेड पार्ट है उसे हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। इसमें हेड और थोड़ा सा आर्म का पार्ट आता है, और जैसे नाग देवता लपेट रहे हैं, ये टेल होती है, टेल, तो ई टेल हो गया। तो ये लेबल करने का अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, और नहीं भी आए, देखिए आप ये छोड़ दो कि ये आएगा नहीं आएगा, आपको तो अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। जहाँ शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, वही नुकसान होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एवरी टॉपिक, एवरी फैक्ट, एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, और उसमें कोई कंजूसी ना करें, एक एक वर्ड को पढ़ें। तो ये डायग्राम अब लेबलिंग हो गया, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि ए तो हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, केवल डी ऑप्शन में एक्टिन बाइंडिंग साइट। बी हो गया एटी बाइंडिंग साइट, सी हो गया हेड, डी हो गया क्रॉस आर्म। तो बिल्कुल आंसर तो यह है कि टेल हो गया, तो आंसर यहाँ पर डी है। तो अगर डायग्राम लेबल करने को आता और यही वो लेबलिंग डेट करवाता तो फिर हमारा आंसर डी होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। तो आप अच्छे देख लें इसको, एनसीईआरटी में देखें, बिल्कुल ये डायग्राम मिलेगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट एनसीईआरटी बाहर ना जाए। हाँ, एक्सप्लेन करने को एक्स्ट्रा कुछ यूज कर लेते हैं, पर जो आंसर का क्राइटेरिया वो एनसीईआरटी है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन। देखिए हमारा जो स्केलेटन है उसको हमने 2 का डिवाइड किया गया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। जो बॉडी का एक्सिस बनाता है वो एक्सियल है, और जो हमारी गर्डल और लिम्स बनाता है वो अपेंडिकुलर है। टोटल वी हैव 206 बोन, तो हम सब में 206 बोन हैं, और उनमें से 80 बोन तो होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, और 126 होती हैं अपेंडिकुलर में। अब एक्सियल में हमारी स्कल आती है, स्टर्नम आती है, रिब्स आती है, और वर्टिब्रल कॉलम आती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्सियल का। हमारी गर्डल, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स यानी हाथ पैर, दे आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसमें देखते हैं, ये पूछा एक्सियल का, तो स्कल बिल्कुल है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, रिब्स भी हैं, स्टर्नम भी है। तो ऑल ऑफ दीज है भैया, ये सब मिलके ही हमारा बनेगा एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर में क्या बोला, अपेंडिकुलर दोनों गर्डन है, पेक्टोरल, पेल्विक और लिम्ब बोन। और ज़्यादा नंबर बोन का अपेंडिकुलर में है, एक्सियल टोटल 80 हैं और अपेंडिकुलर में 126 हैं।
तो इस तुम दोनों जोड़ दोगे तो नंबर हो जाएगा 206 बोन। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और अब हम बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल। देखिए, वर्टिब्रा वी हैव 26 वर्टिब्रा, हमारे 26 वर्टिब्रा हैं और उनको हम डिवाइड किया है 5 रीजन में। जो सबसे नेक रीजन है इसे बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल रीजन। और मोस्टली, ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ह्यूमन में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं और ये नेक रीजन बनाती हैं। कैमल की बहुत लंबी नेक होती है, जिराफ की तो और भी लंबी होती है, लॉन्गेस्ट नेक जिराफ में है, लेकिन वहाँ भी 7 वर्टिब्रा हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 7 वर्टिब्रा। तो ये कह रहा मोर देन ह्यूमन गलत हो गया, ह्यूमन के बराबर ही होनी चाहिए, लेस देन ह्यूमन गलत हो गया, इक्वल टू ह्यूमन सही हो गया, और वो नंबर 7 वर्टिब्रा है। ठीक है, तो मैमल्स में 7 वर्टिब्रा होते हैं। अब अगर हम बात करें कि उनमें इतनी लंबा गर्दन क्यों होगी, नंबर जो वर्टिब्रा इलोंगेट हो लंबी हो गई, और जो उनके बीच में कार्टिलेज डिस्क होती है वो भी बड़ी होती है, जिसकी वजह से नंबर 7 रहेगा, भले टैंक लंबी हो जाए। तो यहाँ पर आंसर इक्वल टू ह्यूमन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और देखते हैं क्या कहता है। एक्रोमिन प्रोसेस फाउंड इन स्कैपुला बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। धोखा हो गया। स्कैपुला बोन बिलोंग टू पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल। ये हिप गर्डल की बात करें, इसने यहाँ धोखा दे दिया। कई बार फ्लो में हम भी गलती कर जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि जब जल्दी पढ़ते हैं फ्लो में करते हैं तो ऐसी गलती हो जाती है। तो ये तो देखने में सही लग रहा था, एक्रोमिन प्रोसेस फाउंड इन स्कैपुला बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, तो ये गलत हो गया, क्योंकि स्कैपुला बोन इज द बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल, नॉट पेल्विक गर्डल। तो पहला गलत हो गया भैया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हेड ऑफ ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमरस बोन है, फोरलिम्ब की फर्स्ट बोन रिमेन्स फिट इन एसिटाबुलम कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। फिर धोखा कर दिया उसने, जो पेक्टोरल गर्डल है, इसको कैविटी जो मैं घुमा रहा हूँ कैविटी है, दैट इज ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी इज द कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। यहाँ उसने कर दिया उसका एस्टाबुलम कैविटी। एस्टाबुलम कैविटी हमारी पेल्विक गर्डल की है, जिसके साथ ह्यूमरस का फीमर का हेड फिट रहता है। तो यहाँ पर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ तो होना चाहिए पेक्टोरल, तो सही होता, यहाँ होता ग्लिनोइड, तो सही होता। तो दोनों में उसने धोखा, थोड़ा पेंच फंसा के फांसने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, आप नहीं फंसेंगे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। यहाँ पेल्विक की वजह से और यहाँ एस्टाबुलम की वजह से, हेड ऑफ ह्यूमरस या वो हेड ऑफ फीमर कर तो सही हो जाता। चलिए देखो कहाँ दोनों गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इनकरेक्ट नहीं है आंसर हमारा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 ये भी गलत हो गया। 1 and 2 स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, गलत हो गया। 1 and स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, यही आंसर है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा पेशेंस रखें, कंसंट्रेशन रखें। एक है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल यही होता है। जरा सा आपका लापरवाही हुई और क्वेश्चन गलत हुआ, तो कुछ ऐसे एक एक वर्ड में आंसर बदल जाता है, और वैसे फांसते हैं। 2-3 क्वेश्चन जरूर देंगे कि आप जब पढ़ोगे तो आप रिफ्लेक्स में वहाँ तक नहीं पहुँच जो उसने धोखा दे दिया आपको। और जब हम करते हैं तो खुश होते हैं हमने सही किया है। जब बाद में हम पेपर देखते हैं, कई सॉल्यूशन देखते हैं, या आपस में दिमाग खुद तो अपना, कई बार तो अपना पर, अरे मैंने तो गलत पढ़ लिया इसको, तो उस जो कॉमन एरर से बचें। ये कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं, उससे कई बच्चों तो 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और 5-6 क्वेश्चन गलत होना मतलब ये है कि वो रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अब हम अगले पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, फाइंड आउट ओड वन। देखिए कुछ क्वेश्चन ओड वन वाले आ सकते हैं। ओड वन का मतलब होता है कि वो 4 उसने ऑप्शन दिए हैं, 3 में कोई सिमिलरिटी होगी, 3 कहीं ना कहीं जुड़ेंगे आपस में, लेकिन एक अलग होगा। तो जब आप ओड वन को सेलेक्ट करते हो तो देखो कि क्या इन 3 में कोई रिलेशन डेवलप हो पा रहा है, और वो रिलेशन 4th के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो तब आपका आंसर सही है। और आप वैसे ही करोगे बिना सोच समझे। तो जब आप इसको ओड वन को फाइंड आउट करो, तो जो बाकी 3 हैं आपको दिमाग में लाना होगा कि इन तीनों में मैं क्या सिमिलरिटी शो कर सकता हूँ, ये क्यों तीनों एक हैं, और ये चौथा उनके साथ क्यों कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो देखिए इसने दिया है एक ग्लोमेरुलर कैविटी, इशियम, प्यूबिस और
प्यूबिक सिम्फायोसिस। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो इस्चियम इज द पार्ट ऑफ कोक्सल बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, प्यूबिस इज द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, प्यूबिक सिम्फायोसिस इज द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। ये तीन तो एक के हो गए, एक के पार्ट हो गए ऑल थ्री। लेकिन जो ग्लिनोइड कैविटी है ये तो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, दैट बिलोंग्स टू पेक्टोरल गर्डल। तो इसलिए ऑड वन क्यों हो गया कि ये इन तीनों से अलग हो गया। इन दोनों सिमिलरिटी क्या है, दे बिलोंग टू द पेल्विक गर्डल, लेकिन ग्लिनोइड कैविटी बिलोंग टू द पेक्टोरल गर्डल। तो मैं जो भी बता रहा था आपसे वो क्वेश्चन निकल के आ गया। मैंने तीनों बताया तीनों में सिमिलरिटी क्यों है और ये अलग क्यों है, क्योंकि ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो यहाँ पर ओड वन है ग्लिनोइड कैविटी। तो ध्यान रखेंगे कि अलग क्यों है, क्योंकि इन तीनों के साथ मैच नहीं कर रहा है, कोरिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहे हम इसका। और अब विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट ए वाटरी फ्लूइड टू लुब्रिकेट जॉइंट। देखिए जॉइंट की मूवमेंट होती है, हमने पढ़ा है जॉइंट फाइब्रस है, जॉइंट कार्टिलेजेस है, जॉइंट साइनोवियल है। और जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है एंड दिस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस ए विस्कस स्मूथ वाटरी फ्लूइड जो जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, चिकनाई प्रोवाइड करता है। और कई बार सुना होगा कि जब बुढ़ापे में दादा दादी दिखाई देते कहते हैं चलन में दिक्कत होती है, तो कुछ लोग कहते हैं भैया इनके तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। वो ग्रीस जो है वो साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, चिकनाई करता है, मूवमेंट करने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रोड्यूस करेगा वाटरी फ्लूइड, तो जवाब है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है दैट प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड, और उसी वजह से जॉइंट की बहुत इजी मूवमेंट और फ्री मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर तो सीधा क्वेश्चन, बहुत इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी, आपको याद रखना था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाएगी। और अब मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैचिंग करना है। मसल फैटीग, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, मसल फैटीग करेगा लैक्टिक एसिड। मसल कौन थकाएगा, लैक्टिक एसिड मसल फैटीग करता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल। O2 बाइंडिंग, O2 बाइंड होगी मायोग्लोबिन के साथ, अभी थोड़ी देर पहले भी बात आ चुकी मायोग्लोबिन। और एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट है दैट इज द आई बैंड, जिसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। और सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन मुझे तो आसान अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें अगर आपको कई बार तो ऐसा होता है पहले ऑप्शन से आंसर और कहीं है ही नहीं वो, पर यहाँ शायद ऐसा नहीं है। अब देखो ए का हुआ सेकंड, ए का सेकंड यहाँ भी, ए का सेकंड यहाँ भी, दो को हम लेके चलेंगे। और बी का फर्स्ट, लेकिन ए का सेकंड बी का फर्स्ट दोनों में अभी धोखा हो रहा है। और सी का जो दिया इन्होंने, सी का दिया है फोर्थ, और यहाँ भी सी का फोर्थ नहीं है। और डी का हो जाएगा हमारा क्या, डी का होगा थर्ड। तो आंसर ये रहा। पर थोड़ा क्लोज फाइटिंग रखी इसने, काफ़ी क्लोज दे रखे इसमें। जैसे अक्सर जो इस बार नीट में थे उनमें तो मैं बार बार बहुत सारे मैचिंग के थे और ज़्यादातर में फर्स्ट मैचिंग से आंसर आ रहा था। तो आप देखो मसल फैटीग लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, O2 बाइंडिंग मायोग्लोबिन के साथ होती है, एक्टिन फिलामेंट जो है आई बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और सार्कोमियर इज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो ये आंसर हमारा सी हो गया। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो मैंने अभी पहले कहा है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, हैज़ 26 वर्टिब्रा। इट इज नॉट सिंगल बोन, इट इज मेड अप 26 बोन विच आर कॉल्ड वर्टिब्रा। और सबसे पहले रीजन सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल नेक रीजन, और उसमें 7 वर्टिब्रा होती हैं। मैं देख लूँ पहले सही कौन सा है, तो आप याद रखो CTLSC, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सीजियल। ठीक है, तो इसमें ये आंसर है। अब इसमें आप देखो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा हैं, थोरेसिक में 12 हैं, लंबर में 5 हैं,
सैक्रल में एडल्ट में एक ही है, कॉक्सियल टेल बोन एक ही है, तो इसको हम एक फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं C7T12L5S1 और C1, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर हमारा नंबर वर्टिब्रल चल गया। टोटल 26 हैं और सब ज़्यादा थोरेसिक रीजन में होती हैं 12, थोरेसिक वर्टिब्रल सबसे नंबर ज़्यादा हैं, और उसके बाद सर्वाइकल रीजन सर्वाइकल रीजन 7 होती हैं, और उसके बाद लंबर रीजन में 5 होती हैं, सैक्रल और कॉक्सिजियल में एक एक है। तो आंसर डी है। और सीक्वेंस भी याद रखिए, इनको उल्ट पुलट किया हुआ है, लेकिन जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये थोड़ी कि हमारे बोन आगे पीछे हो जाएंगे, तो सीक्वेंस है ही, अभी तो क्वेश्चन बनाया उसने ये। और अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैक्रोफेज सेल एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट, हमारी कुछ सेल्स डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट करती हैं, और हमारी मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट यानी WBC में सूडोपोडिया होते हैं, और जहाँ सूडोपोडिया होते हैं वहाँ पर मूवमेंट अमीबॉइड होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं नहीं देख रहा, मैं आंसर पर बता रहा हूँ कि मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल्स हैं, इनमें सूडोपोडिया होते हैं, ल्यूकोसाइट WBC हैं, इनमें कुछ में सूडोपोडिया होते हैं, और दे परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट। तो यहाँ पर जब आप अमीबॉइड मूवमेंट है तो हमारे बहुत लिमिटेड सेल मैक्रोफेज सेल और ल्यूकोसाइट सेल्स कैन परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट। और ये भी याद रखिए कि मैक्रोफेज सेल टिश्यू में होती हैं और ल्यूकोसाइट ब्लड में होती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि मैक्रोफेज टिश्यू में होती हैं, ब्लड में नहीं होती, और ल्यूकोसाइट ब्लड में होती हैं। तो यहाँ पर तो आंसर हमारा सी हो गया। अब 17 क्वेश्चन हमारा आने वाला है, और ये क्वेश्चन क्या है, इन विच बोन एक्रोमिन प्रोसेस इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आसान है पर ये क्वेश्चन क्योंकि एक दो बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको रखा गया है। तो अभी मैंने कहा कि जो हमारी पैक्टोरल गर्डल है उसमें स्कैपुला बोन है, फ्लैट ब्रॉड ट्रायंगुलर बोन है, उसी का एक स्पाइनी पार्ट एक्रोमिन प्रोसेस है, एक्रोमिन प्रोसेस। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि स्कैपुला जो बोन है उसी का जो एक्सटेंशन है वो एक्रोमिन प्रोसेस है, और जो एक्रोमिन प्रोसेस है इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट, जिसकी वजह से हम अपने लिम्स का, अपने शोल्डर का एक मजबूती के साथ यूज कर सकते हैं। तो एक्रोमिन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ स्कैपुला बोन, और मैंने क्या बताया, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडिशनल सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टेटमेंट 1, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। अब पहले जानो, देखिए एक तो मूवमेंट है, डिस्पोस्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, मेरा हाथ हिला मूवमेंट हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी टंग, मेरे लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं। जब आप चलते हो तो आपके लिम्स मूवमेंट करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि मेरे बोलने से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहना कि हर मूवमेंट लोकोमोशन है, ये तो गलत हो गया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऑल लोकोमोशन आर द मूवमेंट। अब मैं चला तो लोकोमोशन, मूवमेंट भी लोकोमोशन भी हुआ, और लोकोमोशन द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन हो ये नहीं है। तो यह गलत हो गया कि ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट्स। इसको उल्टा कर देना सही हो जाएगा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो दैट्स रॉन्ग। हाइड्रा यूज इट्स टेंटेकल्स इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं और वो होलो हैं। निमेटोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा नंबर में होती हैं, निडोब्लास्ट सेल्स, और बैटोनिमेटोसिस्ट बोल सकते हो, पर थोड़ा दूर जाके बात कर रहा हूँ, हमारे लेवल पे फिलहाल नहीं है, पहले पढ़ते थे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हाइड्रा अपने टेंटिकल लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग में और ऑफेंस एंड डिफेंस, अटैक करने में, बचाव करने में यूज़ करता है। तो यानी इसका स्टेटमेंट 2 सही है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। देखो कहाँ है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और 2 इज करेक्ट। ये बी में है कि फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, और ये निकल के आया हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18th क्वेश्चन। और अब
19 क्वेश्चन फिर मैचिंग का है और इसमें 4 मैचिंग करने हैं हमें। देखिए एक तरफ बोन नाम दिया, एक तरफ उनका पोजीशन दी हुई है। स्टर्नम, स्टर्नम हमारी ये जो फ्लैट बोन है, सिंगल बोन है, जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये मेरी स्टर्नम है। इसको चेस्ट बोन मेल में और ब्रेस्ट बोन फीमेल बोलते हैं और ये फ्लैट बोन है, तो ये तो स्टर्नम हो गया हमारी फ्लैट बोन, 4th ऑप्शन में आ गया। और जो ग्लिनोइड कैविटी, बार बार एक ग्लिनोइड कैविटी नाम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है और पेक्टोरल गर्डल ये रहा, ठीक है। फ्रीली मोबाइल जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मोबाइल होता है। और जो हमारी वर्टिब्रा में डिस्क है दैट फॉर्म कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट हमारी वर्टिब्रा में होता है। और इस देख लो कौन सा है, ए का हमारा हुआ, ए का 4th 2 में है, उधर छोड़ दे, इधर आ जाओ, ए का 4th और बी का हुआ 3rd, तो ये ए का 4 बी का 3rd, यहाँ गलत हो गया क्योंकि यहाँ बी का 1st है, तो आंसर हमारा हो गया ये। अब आप देखो सी का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और डी का आ रहा है 2nd, तो आंसर है बी। और ये मैचिंग क्यों देते हैं, एक्चुअली वो मैक्सिमम आपका जो नॉलेज है उसे टेस्ट करना चाहते हैं। और एक मैचिंग में 8 क्वेश्चन हो गए, 4 तब ये आप कर पाओगे जब चारों को पता होगा, तो इसलिए मैचिंग क्वेश्चन ज़्यादा, स्टेटमेंट बना दी कौन सही कौन गलत। तो भले वो क्वेश्चन 90 आए, पर वो तो बहुत सारे क्वेश्चन बात पूछ लेता है, कई करके पूछ लेता है, तो इसलिए थोरो स्टडी बहुत ज़रूरी है। रटना जरूर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रटने वाला पार्ट देखो, कुछ तो पार्ट हमें लर्न करना ही पड़ता है डेटा बेस्ड, लेकिन समझदारी के साथ उसका कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, तो फिर क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है एसर्जन रीजन का। देखिए एसर्जन क्या होता है, एसर्जन इज द ए फैक्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। एसर्जन में कोई फैक्ट होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको फैक्ट दिया होता है, और रीजन क्या होता है, जनरली वो रीजन होना चाहिए उस फैक्ट की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बेस पर 4 तरह से ऑप्शन देता है कि दोनों सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एसर्जन सही है और रीजन गलत है, एसर्जन रीजन दोनों गलत हैं, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या कहता है, स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर सिंथेसियल, बिल्कुल सही है। जो स्केलेटल मसल फाइबर है वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं। व्हेन एन एनिमल सेल इज मल्टी न्यूक्लिएट इट इज कॉल्ड सिंथेसियल, बट व्हेन ए प्लांट सेल इज मल्टी न्यूक्लिएट इट इज कॉल्ड सिनोसिटिक। याद करो जब अपने पढ़ा फंगस का माइसिलियम थैलस, तो वहाँ हमने वही वर्ड यूज किया सिनोसिटिक। तो जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट सेल सिनोसिटिक कहलाती है, और जहाँ सेल वॉल नहीं होती और सेल मल्टी न्यूक्लिएट है उसे हम सिंथेसियल बोलते हैं। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, यस दीज आर सिंथेसियल, क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, तो एसन सही है बिल्कुल। अब रीजन क्या है, इन सार्कोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर्स मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, बिल्कुल ये भी सही है। भाई सिंथेसियल कब होगा, जब वो मल्टी न्यूक्लिएट होगी। तो जो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट दिया है सिंथेसियल, उसकी एक्सप्लेन दे रखी है उन्होंने, क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएट है। तो मेरा एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है कि आप जो पढ़ते हो स्टेटमेंट सर्जन का और रीजन का, उनके बीच में सो और बिकॉज लगा के देखो, अगर वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है तो एक्सप्लेन सही है, और नहीं हो रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आपको, तो दोनों सही तो हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर सिंथेसियल बिकॉज इन देयर साइटोप्लाज्म फाइबर्स मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही हो गया। तो रेफरेंस सही है, रीजन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कहाँ होगा, इफ बोथ एस एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल पहले ही है। तो यहाँ पर एसर्जन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एसर्जन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये 20 क्वेश्चंस हमारे किसके हो गए, लोकोमोशन और मूवमेंट हमने कर लिए हैं। और आप सब जानते हो कि हमारा स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, आप इसे स्कैन करके उसे प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन अपना भेज सकते हो। और चूँकि ये सब आपके लिए ही है, तो आप इसका बेनिफिट लें, अपना सजेशन दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारे बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं आप, उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो वो
हमें और जल्दी काम करने के लिए एस्टिमेट करता है। जैसे हम ना एंजाइम कैटलिस्ट होता है, तो जो आपका ओपिनियन है लाइक शेयर की फॉर्म में, दैट इज कैटलिस्ट फॉर अस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।